अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तानियर बेटा तुम? महा कैसी तबीयत है? गुड। पप्पू ये तो डाइवोर्स पेपर है और महा ने भेजे हैं और इस पर महा के साइन है। लेकिन वो मुझसे, मॉम डैड से कुछ भी शेयर नहीं कर रही, बात ही नहीं कर रही। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। महा जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। कैसे भूल जाऊं? अगर ये सब तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम भूल जाती? नहीं ना? फिर मैं कैसे भूल जाऊं? अहमद, तुमने माँ की जिंदगी बर्बाद करके अच्छा नहीं किया। उसने तो हमेशा तुम्हें चाहा था। अगर तुमने मुझसे बदला लेना था तो तुमने माँ की जिंदगी के साथ क्यों खेला? क्यों उसे इतनी अजियतें दी? क्यों उससे छोटी मोहब्बत के दावे करते रहे? या अल्लाह, माँ की जिंदगी में आसानियां पैदा कर दे, उसे इस दर्द, इस तकलीफ से बाहर निकाल दे। हेलो। अल्लाह करे कि तुम मर जाओ अहमद। जो तुमने ईमान के साथ किया और जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तुम कभी सुकून से नहीं रह पाओगे, कभी भी नहीं। तुम्हें लगता है तुम मुझे बद्दुआएं दोगी और मैं मर जाऊंगा? माँ, अगर तुम्हारी बद्दुआओं में इतनी ही ताकत होती ना तो मुझसे पहले ईमान कब्रिस्तान में होते। हो सकता है कि मेरी बदवाओं में इतनी ताकत ना हो कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके, लेकिन तुम्हारे अपने गुनाह काफी हैं तुम्हें सजा देने के लिए। तुम जैसे इंसान को मरना नहीं चाहिए, कि मेरी तरह इबरत का निशान बनना चाहिए ताकि सारी दुनिया को सबक मिले। बात सुनो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुमने जो चाहा वो तुम्हें मिल चुका है। अब ये रो धो के मुझे कोसने का क्या मकसद है तुम्हारा? कोई मकसद नहीं है इसका, कोई भी मकसद नहीं है, क्योंकि तुम वाकई में एक बेहिस इंसान हो। अच्छा हुआ अहमद, बल्कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरी तुम जैसे घटिया शख्स से जान छूट गई, क्योंकि तुम तो मोहब्बत के क्या किसी की नफरत के भी काबिल नहीं हो। शर्म महा। पागल हो चुकी है। खैर, पागल तो ये पहले से। ईमान, तुम्हें और ईमान को सिर्फ मुझे बद्दुआओं से डराना आता है। ईमान को तुम्हें मजा चखाऊंगा और उससे पहले मैं ये मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जा रहा।
पप्पो, ये ले आपकी कॉफी। थैंक यू बेटा। बस समरीन दुआ करो कि अहमद की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। आप परेशान ना हो पप्पो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि हम सबको यूके चले जाना चाहिए। यूके? हाँ, मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। पप्पो, वक्त गुजरने के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। आप खुद को और अहमद को थोड़ा टाइम दें। मैं तो यहाँ आप लोगों के साथ एंजॉय करने आई थी और आप मुझे वापस यूके लेके जाना चाहती हैं। मेरे दिल में ख्याल आया था, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। आपको लगता है कि अहमद आपकी बात मानेगा? वो तो अपनी मनमानी करता है। बस अब मैंने भी फैसला कर लिया है। बहुत कर ली उसने अपनी मनमानी, अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। हेलो जी, क्या? कौन से हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं आप? कब हुआ? कैसे हुआ ये सब? मैं बस अभी आ रही हूँ। ठीक है ठीक है। क्या हुआ पप्पू? किसका फोन था? अहमद का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल से फोन आया। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, बस दुआ करना। कब से कमरा बंद किए बैठी है ईमान। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बेवकूफ नहीं है। लेकिन वो जिन मुश्किल हालात से गुजर रही है उससे किसी दानाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर वो इतनी अक्लमंद होती तो खुद के लिए कभी दर्द को ना चुनती। इंसान की परख करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं उसके पास जाती हूँ, उससे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। नहीं बेटा, अगर उसने फिर से तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो? कोई बात नहीं सुन। दिल की भड़ास निकालने से इंसान हल्का फुल्का हो जाता है। मुझे लगता है वहां को इस वक्त जरूरत है कि वो अपने अंदर भरे गुस्से और जज्बात को बाहर निकाले। लेकिन उसने तो अपना रूम लॉक कर रखा है। तुम ठहरो, मैं उसके कमरे की दूसरी चाबी देखती हूँ। लेकर आई अभी आती। तुम्हें लगता है तुम मुझे बद्दुआएं दोगी और मैं मर जाऊंगा? वहां अगर तुम्हारी बद्दुआओं में इतनी ही ताकत होती ना तो मुझसे पहले ईमान कब्रिस्तान में होते। तुम बाज नहीं आओगी ना? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया लेकिन तुम्हारी ये जगह खाली है, इसलिए तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे सर में ऑलरेडी दर्द है। क्योंकि तुमने समरीन के साथ बदतमीजी की है। मैंने उससे कोई बदतमीजी नहीं की। झूठ बोल रही हो तुम, हमेशा हर बात पे झूठ बोलती हो। बहुत बड़ी झूठी हो तुम, जानता हूं मैं।
महा, महा क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी जान लेना चाहती हूँ। महा, ये हल नहीं है। मेरे पास कोई और चांस ही नहीं, कुछ बाकी नहीं बचा, कुछ है ही नहीं लाइफ में। और कुछ खत्म नहीं हुआ है। महा, तुम उस इंसान के लिए मरना चाहती हो जिसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। उसे क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारे मरने से? लेकिन इन सब से मुझे तो निजात मिल जाएगी ना। आज भी अपना सोच रही हो महा, तुम सिर्फ अपना सोच रही हो। अपने माँ बाप, अपने भाई का नहीं सोचोगी? तुम अहमर की मोहब्बत में मौत को गले लगा सकती हो, लेकिन वो लोग जो तुमसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए जिंदा नहीं रह सकती। तो क्या फर्क है अहमर और तुम में, जब तुम्हें भी अपने अलावा किसी और की तकलीफ का एहसास नहीं है? तुम्हारी इसी बात से ना मुझे नफरत है, नफरत। हाँ, नफरत है। ये जो तुम जरूरत से ज्यादा अच्छी बनती हो ना, हर किसी के लिए अच्छा सोचती हो, इतनी पॉजिटिव हो, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं ना। हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूं और मैं नहीं मान सकती कि तुम मुझसे नफरत करती हो। हाँ, अहमर की वजह से हमारे बीच में गलतफहमियां आ गई, मगर तुम अभी भी उस खुशफहमी में हो। तुम अभी तक ये सोचती हो कि तुम और मैं दोस्त थे। तुम तो मेरी कभी दोस्त थी ही नहीं। तुम्हारा और मेरा हमेशा कंपटीशन रहता था, याद नहीं है? तुम में तो कोई भी एक ऐसी क्वालिटी नहीं थी जो मेरे सारे दोस्तों में थी। अगर मुझ में कोई खूबी नहीं थी महा, तो फिर कंपटीशन किस बात का? क्यों तुम हमेशा ये प्रिटेंड करती रही कि तुम मेरी दोस्त हो? तुम्हारा तो ना कोई स्टेटस था, ना कोई क्लास था और ना ही कोई स्टाइल था। फिर भी यूनिवर्सिटी में सारे लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते थे। तुम तो हमेशा मुझसे मार्क्स में आगे निकल जाती थी ना। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना तुमसे दोस्ती की जाए, ताकि तुम मेरे असाइनमेंट बना सको और मेरी हेल्प कर सको, और फिर मैं तुमसे आगे निकल जाऊं। बेवकूफ हूं मैं। मुझे कभी ख्याल क्यों नहीं आया कि तुम इतनी क्लास कॉन्शियस होकर मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती हो? मुझे तो सिर्फ ये लगता रहा कि अहमर की वजह से हमारे बीच दूरियां आई। मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ इस बात का। अहमर की उस एग्रेशन की वजह मैं खुद थी। वो तुमसे बदला लेने के लिए मुझे यूज कर रहा था, क्योंकि तुमने यूनिवर्सिटी में सबके सामने उसे थप्पड़ जो मारा था, और मुझे लगा कि वो तुमसे मोहब्बत करने शुरू हो गया। और तुम्हें कुछ याद है कि मैंने यूनिवर्सिटी में तुम्हें आके अहमर के अगेंस्ट किया था? इनफैक्ट अहमर को ही मैंने पोक किया था कि जाके तुम्हें प्रपोज करे, क्योंकि मैं जानती हूं ना तुम टाइप की लड़कियां, वो ये सारी चीजें देख के एक्साइट और हैप्पी नहीं होती हैं, अपनी प्राइड पे ले लेती हैं। और तुमने अहमर को थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि मैंने तुमसे पढ़वाया था। और मैं फखर भाई की शादी तुमसे कभी ना होने देती। अगर मुझे टाइम से पता चल जाता कि तुम वो हो जिसकी वजह से मेरे भाई ने लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि मुझे यकीन था कि अहमर मेरे पास वापस आ जाएगा, मुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन था।
उसकी वापसी से पहले मैं चाहती थी कि तुम यहां से निकल जाओ। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, क्या क्या प्लानिंग्स नहीं की तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, लेकिन तुमने फिर भी हार नहीं मानी। लेकिन तुम तो हर इम्तिहान में पास हो गई। मैं तो खुद को हीरा समझती थी, लेकिन मैं तो पत्थर निकली। नफरत हो रही होगी ना तुम्हें मुझसे, दिल चाह रहा होगा कि मेरा गला दबा के मार दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया है। नफरत नहीं हो रही, हाँ शौक जरूर लगा है। मैं तो तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझ के तुमसे अपनी हर पर्सनल बात शेयर करती थी वहां। एक बात कहूँ मां, हो सके तो ये सब फखर को मत पता चलने देना। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हारी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें ये सब पता चलेगा तो बहुत दुख होगा उन्हें। वहां वैसे क्या तुम अपने भाई की खुशी की खातिर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी? तुमने कभी किसी से नफरत नहीं की ना ईमान, तो तुम जानती नहीं हो कि ये फीलिंग कैसी होती है। हर रिश्ता उसकी आग में जल जाता है। कहां से सीखा तुमने ये फरेब, झूठ बोलना और सबको धोखा देना? फखर तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा और माँ का मामला है। फखर ये माँ और मेरा आपस का मामला नहीं ईमान, ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं, ये मेरा और माँ का मामला भी है। माँ तुम मुझसे झूठ बोलती रही, मुझे धोखा देती रही तुम। माँ तुम क्या, हम शौक के तुम ऐसे कर सकती हो मेरे साथ? फखर, मैंने तुम्हें माँ को संभालने के लिए घर बुलाया था और तुम इसे डांट रहे हो। मेरे बस में होता ना तो मैं इसको 2-4 थप्पड़ ही मार देता। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे तुम माँ पर हाथ उठाओगे, उसकी हालत देखिए तुमने। मॉम ये अपनी हालत की खुद जिम्मेदार है, अपने खोदे हुए घर में खुद गिर गए। भाई मत कहो मुझे भाई, तुम समझ आई? मत कहो मुझे तुम भाई, कोई भाई नहीं है तुम्हारा। तुम समझो कि तुम्हारा भाई मर गया। क्या हो गया बेटा, क्या मुझे बात तो बताओ, हुआ क्या? फखर जिद्दी और खुद सर बना दिया है, सही और गलत की तमीज ही नहीं रही उसे। यानी वो अपने सगे भाई का घर तबाह करने चली थी। बख्तियार, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि माँ हमसे इतने बड़े बड़े झूठ बोल सकती है। पप्पू, मुझे अमर से मिलना है। डॉक्टर्स अभी उसे किसी से मिलने नहीं दे रहे, वो आईसीयू में है, मुझे भी नहीं अंदर जाने दिया। कल मेरे साथ चला। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। भाई मैंने खुद सुना है कि ये फोन पे अहमद से कह रही थी कि तुम माँ से शादी ना करो। What? हाँ लेकिन फखर मैंने वो बात उस सेंस में नहीं कही थी, मैं इसको यही समझा। ईमान तुमने जो भी कहा और जिस सेंस में भी कहा, तुम्हें अंदाजा है इसका क्या नतीजा निकल सकता है? फखर भाई देखिए आपने इसकी घटिया हरकत, आज इसी की वजह से अहमद हॉस्पिटल में। कैसी बातें कर रही हो माँ तुम? दानियाल भाई क्यों करेंगे ऐसा? तुम तो चुप ही करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारे इस भाई की दिली ख्वाहिश है कि मेरी शादी अहमद से ना हो। जितने तुम चीप हो ना, तुम्हारे भाई ने साबित कर दिया कि ये तुम्हारा ही भाई है। इनफैक्ट तुमसे ज्यादा गिरा हुआ और चीप है ये।
कहां से सीखा तुमने ये फरेब, झूठ बोलना और सबको धोखा देना? फखर, तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा और माँ का मामला है। ये सब क्या हो गया? मैं तो वहां माँ के पास सारे इख्तिलाफात दूर करने गई थी। फिर फखर कैसे आ गए वहां? कितना गुस्सा किया उन्होंने माँ पे, कितना कितना डांटा है उसने। क्यों हो गया ये सब? अब कैसे फखर के दिल में माँ के लिए मोहब्बत पैदा करूं? वो माँ को कैसे माफ करेंगे? पता नहीं अहमर कैसा होगा, क्या कंडीशन होगी उसकी। पप्पू मेरा फोन भी नहीं पिक कर रही, मुझे अपने साथ भी नहीं लेकर गई। ये भी नहीं पता कि वो किस हॉस्पिटल में है। कैसे पता करूं मैं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। और मैं फखर भाई की शादी तुमसे कभी ना होने देती। अगर मुझे टाइम से पता चल जाता कि तुम वो हो जिसकी वजह से मेरे भाई ने लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरी बात नहीं सुनी। मैंने तुमसे कहा था ना नजमा, माँ की परवरिश में हमसे बहुत सी कोताही हुई है। हमारे बेजा लाड प्यार ने उसको जिद्दी और खुदसर बना दिया है। सही और गलत की तमीज ही नहीं रही उसे। यानी वो अपने सगे भाई का घर तबाह करने चली थी। बख्तियार, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि माँ हमसे इतने बड़े बड़े झूठ बोल सकती है, और मैंने तो उसकी बातों पर यकीन भी कर लिया था। मुझे क्या पता था कि वो ये सब क्यों कर रही है। लेकिन मैं समझ रहा था कि शायद माँ अहमर के हाथों खिलौना बनकर ये सब कुछ कर रही है, लेकिन नहीं। मेरा खून इतना हल्का कैसे हो सकता है? मैं तो खुद ईमान से नजर नहीं मिला पाऊंगी शायद, मगर बख्तियार अब क्या होगा? फखर बहुत गुस्से में था और अभी तक घर वापस नहीं आया। काश मैंने उसे फोन करके ना बुलाया होता, तो कम से कम उसे ये सच्चाई तो ना पता चलती। नजमा, तुम अब भी ये चाहती थी कि फखर सच्चाई से दूर रहता और उसके दिल के किसी भी कोने में ईमान के लिए शक रहता? आज माँ ने खुद अपने गुनाह कबूल करके ईमान की सच्चाई का सबूत दिया है। अब कम से कम फखर और ईमान की जिंदगी तो पुरसुकून गुजरेगी ना, और आने वाले वक्त में उनके लिए कोई बदगुमानी जगह नहीं बना पाएगी। फखर और ईमान में तो पहले ही सब ठीक हो गया। आप तो जानते हैं फखर ईमान पर कितना भरोसा करता है, और इसका क्रेडिट भी ईमान को जाता है, क्योंकि भरोसा जबरदस्ती या किसी को मजबूर करके हासिल नहीं होता, बल्कि बहुत मेहनत से कमाया जाता है। अब तो माँ को यहीं रहना है, मैं उसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती। लेकिन मुझे डर है कि माँ की वजह से फखर जी घर छोड़कर ना चला जाए। वो इतना बेवकूफ नहीं है और ना ही माँ की तरह जज्बाती है। आप प्लीज उसे फोन करें, इतनी रात हो गई अभी तक घर नहीं आया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है।
नजमा, तुम परेशान मत हो, वो मेरा बेटा है, घर आ जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हें कुछ याद है कि मैंने यूनिवर्सिटी में तुम्हें आके अहमद के अगेंस्ट किया था? इनफैक्ट अहमद को ही मैंने पोक किया था कि जाके तुम्हें प्रपोज करे, क्योंकि मैं जानती हूं ना तुम टाइप की लड़कियां, वो ये सारी चीजें देख के एक्साइट और हैप्पी नहीं होती हैं, अपनी प्राइड पे ले लेती हैं। माफी यकीनन बहुत छोटा सा लफ्ज है, इसलिए बेटा मैं तुमसे माजरत ही कर सकती। माँ ने तुम्हारे साथ जो भी ज्यादतियां की हैं, उसके बाद सच पूछो तो मैं तुमसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ। उस सब में आपका कोई कसूर नहीं है आंटी। मेरी तरबियत का कसूर तो है ना। पता नहीं मैं उसके नेचर को क्यों समझ नहीं पाई, और उसकी बातों पर यकीन कर कर मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की। जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं भी सब भूल जाना चाहती हूँ। तुम भूल सकती हो, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा सब्र दिया, बहुत वुसअत है तुम्हारे दिल में, तुम सबके कसूर माफ कर देती हो। और वक्त पता है वो माँ से कितना प्यार करता है, इसीलिए वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सका। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ भटक रहा होगा। उसे कॉल करो कि वो घर वापस आ जाए। वो ना मेरी कॉल रिसीव कर रहा है और ना ही बख्तियार की। आंटी आ जाएंगे वो घर, आप परेशान ना हो। काश तुम मेरी बेबसी को समझ सकती। तुम जानती हो माँ किस सहनी कैफियत से गुजर रही है। उसे जब भी कुछ कहा उसने खुद को मारना चाहा, लेकिन मैं फखर के बगैर भी नहीं रह सकती। मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। आंटी तुम फखर से कहो कि वो गुस्से में आकर माँ की वजह से हमें मत छोड़ो। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। कोई किसी के बगैर नहीं रहेगा, हम सब साथ मिलके रहेंगे। तुम उसे कॉल करो, तुम्हारी कॉल रिसीव कर लेगा। हाँ ईमान बोलो। हेलो फखर, कहाँ हैं आप? मैं बाहर हूँ, कोई काम है? फखर इतनी रात हो गई है, सब कितना परेशान हो रहे हैं, आंटी कितना परेशान है। ईमान परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। कुछ वक्त अकेले में गुजारना चाहता था, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। आपको मेरा कोई एहसास नहीं है ना? आप मुझे इस हालत में अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आप जानते हैं ना कि मैं। तुम ठीक हो ना? नहीं हूं मैं ठीक। प्लीज घर आ जाएं फखर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन ना लो, मैं आ रहा हूँ, बस अपना ख्याल रखो।
फूफो कैसा है अब अहमर? कैसी है कंडीशन उसकी? उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं उसे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं। फूफो मुझे अहमर से मिलना है। डॉक्टर्स अभी उसे किसी से मिलने नहीं दे रहे। वो आईसीयू में है। मुझे भी नहीं अंदर जाने दिया। कल मेरे साथ चला। फूफो ये सब अचानक क्या हो गया है? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब अचानक कैसे हो गया। बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। फूफो आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। शायद अल्लाह मियां ने उसे उसके किए की सजा दी है। मेरी खराब तबीयत का सुन के भी इतनी देर लगा दी फखर ने। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गए। या अल्लाह अहमर को ठीक कर दे। मैं जानती हूँ वो गुनाहगार है, लेकिन मैं एक माँ होकर अपने बेटे को यूं तड़पता हुआ नहीं देख सकती। इसे माफ कर दे मेरे अल्लाह, इसे सेहत दे दे, इसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दे। मैं वादा करती हूँ मैं इसे माफी दिलवाने खुद ईमान और महा के पास ले जाऊंगी। इसे एक बार ठीक कर दे मेरे मालिक, एक बार मेरे बेटे को माफी मांगने की मोहलत दे दे। इसे माफ कर दे या अल्लाह, इसे जिंदगी दे दे। ईमान, फखर आ गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। ईमान तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो। तुम तो कह रही तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम्हें पता है मैं कितने रश में ड्राइव करके आया हूँ। अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो अल्लाह ना करे फखर कि आपको कुछ हो। अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो बताओ, मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ। वो अंकल आंटी परेशान हो रहे थे, आप उनकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे ना। हाँ मुझे नहीं बात करनी किसी से। बस कर दें फखर, महा की गलती की सजा आप अंकल आंटी को क्यों दे रहे हैं? ईमान मैं उनसे खफा नहीं, हाँ लेकिन मैं महा को कभी माफ नहीं कर सकता। इंसान गलती का पुतला। बस ईमान बस कर दो। महा की वकालत करना बंद करो तुम। उसने मेरे और तुम्हारे दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोई हद नहीं छोड़ी। तो तर चुकी है मेरे दिल से। मुझे तो शर्म आती है उसको अपनी बहन कहते हुए भी।